दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। रविवार का दिन चूंकि हमारे लिए हमेशा विशेष होता है, हम किसी शिक्षा, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए किसी खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा पर। शिक्षा जो कि मानव कल्याण और मानव विकास के साथ मानव निर्माण की बात के लिए बनाई गई। शिक्षा का जब शुरुआत की गई होगी तब उस वक्त क्या सोचा होगा और हम आज किस मुकाम पर खड़े हैं, क्या हम उसके असली मकसद तक पहुंच पाए हैं या नहीं। और विशेष रूप से क्या शिक्षा विद्यालय विद्यालय की डिग्री, रिजल्ट और परिणाम तक ही सीमित है या नहीं। और हाल ही में सभी को पता है कि 2 वर्ष पूर्व नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है। तो ये शिक्षा नीति क्या होती है, किस तरह से स्कूली शिक्षा एक मानव निर्माण की बात करती है। तो आज की स्कूली शिक्षा, इसके अवसर, संभावनाएं और चुनौतियां, चूंकि ये संभावनाओं और चुनौतियों से परिपूर्ण है, बहुत सारी चुनौतियां आज इसके भीतर है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे मेहमान के साथ जो कि स्कूल की ओनरशिप करते हैं, जो स्कूल को डायरेक्शन देते हैं, जो स्कूल को आगे ले जाने की नीति निर्धारण का काम करते हैं। और नीतियों के साथ, वे उस नीति के साथ राष्ट्र विकास की बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में कैप्टन उन्नीकृष्णन जी। गुड कैप्टन आफ्टरनून। उन्नीकृष्णन, डायरेक्टर ऑफ एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर, हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। सर, आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। सर, आज का चूंकि विषय और विषय पर जाने से पूर्व आमतौर पर शिक्षा को लेकर हमारे समाज में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनी है। द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द एजुकेशन, स्कूलिंग को लेकर, कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर। मोर ओवर, मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि स्कूल नहीं जाओगे तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या। तो ब्रेड एंड बटर से हमारे यहाँ स्कूलिंग को जोड़कर रख दिया गया है। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा नहीं, एक धारणा बन गई, एक विचार बन गया है। आज की तारीख में डिग्रीज, नंबर्स और आदि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम स्किल्स की बात करें। जापान और कुछ ऐसे देश हैं जो स्किल्स की बात करते हैं। मैं एक देश का नाम भूल रहा हूं, बीच में रिसर्च पढ़ रहा था तो पढ़ते वक्त पता चला कि वहां से, उस कंट्री से, उस देश से सर, जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को निकाल दिया गया है। उनका फोकस बच्चे के स्किल डेवलपमेंट पर है। तो आज ये समस्त मुद्दों पे हम चाहेंगे कि आपके साथ खुलकर बातचीत हो। जो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अच्छी चर्चाओं के लिए आप इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, साझा कर दें, ताकि एक उपयोगी चर्चा उन तक पहुंच सके। सर, यदि आप आदेशित करें तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जी सर। सही फरमाया है और ये बिल्कुल रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है ये पॉइंट पर डिस्कशन करना। जी सर। चलिए सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहला प्रश्न यही है कि हम प्राचीन शिक्षा की तरफ जब बात करते हैं और हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस यू फील अबाउट द एंशियंट एजुकेशन और इन मॉडर्न एजुकेशन, द बेसिक गैप्स, चेंजेस, एंड दोज चेंजेस would change the society also, human being, human mind, complete process of the society, sir. सो इसकी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि आई थिंक वी एज ए व्हाट्स इट कॉल्ड कंट्री और we are among the oldest what's it called civilization that is there, and at India I think we can lead, we can start our education at the gurukul system, जो हम सब ने सुना है कि हम्म। हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम होता था जहां सभी करेक्ट। लोगों को जाकर रहना पड़ता था। तो पहले तो स्कूल शायद वहां से शुरू हुआ था, और उस टाइम से ही जो हम बोलते हैं, जो आजकल द लेटेस्ट स्पोकन वर्ड इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लेकिन हमारा अगर
गुरुकुल का कल्चर देखेंगे तो वो तो शायद एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही स्टार्ट होता था। हम्म। तो हम लोगों ने ये सब सीखा हुआ है, लेकिन हम्म। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी अंडरवेंट सो मेनी ऑफ द व्हाट्स इट कॉल्ड takeovers of various say dynasties or whatever it is, especially the British when they came into India. I think हम्म। they changed the education system. So their idea at that time was once they had colonized, उन्होंने हमको बंदी बना दिया जो हम बोलते हैं, और करेक्ट। उन्होंने हमारा सोच चेंज कर दिया। तो वो चाहते थे कि हम लोग उनके क्या कहते हैं रूल के मुताबिक काम करें, और हम्म। जिसके लिए उन्होंने हमारा प्रोफिशिएंसी निकाल के हमको स्किल्स बना में कन्वर्ट कर दिया, हमारा स्कूल एजुकेशन। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें जो कोई और वर्ड ना जो मेरे मन में नहीं आ रहा है वो मैं यूज करूंगा वर्ड, हमको बाबूगिरी सिखा दिया उन्होंने। यस। अ, तो उन्होंने पूरा काम ये किया कि हम लोग सोचे नहीं, बट वो करें जो हमको बोला गया है। हम्म। एंड दैट इज हाउ द होल एजुकेशन ओवर द लास्ट टू ऑड व्हाट्स इट कॉल्ड 200 years or so when the British were ruling us। और इंडिपेंडेंस के बाद हम उसी में कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आपका काम है, आपको जो कुछ बोला गया है उसको अच्छी तरीके से करो। हम्म। एग्जाम्पल देता हूं मैं कि हमको लेटर लिखते समय उस वर्ड के मीनिंग से ज्यादा ज्यादा उसका फॉर्मेट में सिखाया गया कि आपको कहाँ क्या करना है, क्या सैल्यूटेशन करना है। हम लोग बहुत बहुत अच्छे हैं, हम लोग स्पेलिंग्स में हम करेक्ट। लोग वेरी गुड ऑन ग्रामर है। बट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर एंड वर्ड्स, it is about your thought, हम्म। and that is what was there in our previous education। So I think what we went through, या जो हमारा सिस्टम जो निकल गया है इस तरीके से, उस वजह से मैं तो आप तो फिर भी यंगर जनरेशन है, मेरे जनरेशन वाले उससे पहले वालों तो और भी ज्यादा वो बाबूगिरी वाले में इसमें थे। बट आजकल का रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज, और हम सबको उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये मेरा मेरा समझ है। बिल्कुल, सर ने जिस तरह से कहा कि हम गुरुकुल शिक्षा से निकलते हुए अंग्रेजों की उस शिक्षा तक पहुंचे जो कि बाबू क्लर्क बनाने का काम करती थी। दरअसल ऐसा कहा जाता है, इतिहास की किताबें ये बताती हैं कि अंग्रेजों को केवल बाबू यानी क्लर्क की जरूरत थी। और बिल्कुल। क्लर्क के लिए एक हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम फिलहाल चल रहा था और अभी जो बदलाव किया गया है, 10+2+3, 10+2+3, यानी आप जब इसे गिनते हैं तो 10वीं, 12वीं और बीए या बीकॉम या बीएससी। आमतौर पर जो क्लर्क की अहर्ता होती है, जो उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी, वो इन्हीं के बीच में होती थी। और वे चाहते थे कि बस आप इतना कर लीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, टेबल पर बैठकर जो काम दिया गया है केवल आपको वही करना है। जिसके आधार पर सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, एंड ऑल्सो सर यदि आप चाहें तो यू कैन फील फ्री टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, देयर इज नो बाउंडेशन की इफ यू आर you can speak in Hindi or English only. So you can bilingual also, or if you want to you can go with English only. So the basic thing कि भाई हम ये चाहते हैं सर कि एजुकेशन के भीतर मानव निर्माण हो, लेकिन जब मानव निर्माण की बात आती है, द ह्यूमन and the earning, the two different things. According to you, what is the main factor of our education system? It's making the human or human brains, or just processing of the earning money, sir? ओके। तो ये बिल्कुल सही, और खासकर अगेन आई विल गिव यू दैट माय एक्सपीरियंस ऑफ द फैक्ट आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड आई कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर द होल setup was टू गेट अ जॉब।
and most importantly, a government job. So हम्म I started my career in government job because that is what everybody wanted. मेरे टाइम पे तो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके एक न्यूज़पेपर निकलता था, हम्म जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सब सब लोग उसको करते हैं क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट था। वो कई लोग बोलते थे कि अप्लाई अप्लाई नो नो रिप्लाई वाला हिसाब किताब था उस टाइम पे, एंड दैट इज हाउ द होल सिस्टम स्टार्टेड. But in the year 1995 or the 90s, when the economy in India opened up, हम्म the newer industries opened up. उस टाइम पे हमने देखा कि opportunities in public sector were much better and the growth was much different. When you joined a government service, like you rightly said, आप 10th 12th या ग्रेजुएशन के लेवल पर आपके मार्क्स के हिसाब से यू वुड अप्लाई फॉर अ जॉब, एंड देन एवरीथिंग योर ग्रोथ वाज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इयर्स. करेक्ट 2 साल में ये बनोगे, 4 साल में ये बनोगे, 5 साल में इतने बनोगे. वही था वो, एंड द पिरामिड इट स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट. But when the economy opened up, and I am a classic case where I left the government job and joined the private sector at that time. I gave up my pensionable job, and I decided I must try out what is new outside. And that is हम्म when, in the year 1995, I left the army and joined the private sector. So, and that is when I realized that education was not about degrees or anything of the sort, but it meant your skill set. And that was the time, is also, like I said, once I left the army, I joined a totally different field. मैं आर्मी छोड़ने के बाद एडवर्टाइजिंग में चला गया था. और लोग बोलते हैं कि आर्मी वाला या तो सिक्योरिटी का काम करता था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करता था, और मैं एडवर्टाइजिंग में गया. और उस समय पे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे किसी के लिए, बिजनेस प्लान. और तब हमने एक्सपीरियंस किया कि एजुकेशन कितना चेंज हो चुका है और क्या रिक्वायरमेंट है. सो दिस वाज समवेयर इन द अर्ली, आई वुड से 2001 2002 के टाइम था. एंड उस टाइम पे हमने अपना पहला स्कूल शुरू किया था, और उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया था कि इंटरनेशनल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नया सीखेंगे, उसका तरीका अलग था. एंड दैट इज बीन द एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. वी शुड नॉट लुक एट, हम लोग, हमारे यहाँ तो सब एजुकेशन का मतलब मार्क्स में कितने आए आपके, नंबर कितने आए, आपको आता है या नहीं आता है, इसके बारे में कोई पूछता नहीं है. But education is not about it, and you rightly brought out the point in the beginning of the discussion कि हमको आगे क्या देखना है और अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है. तो आई थिंक द एजुकेशन इंडस्ट्री हैज changed and needs to change much more. बिल्कुल जिस तरह से सर ने कहा सर जिस आर्मी से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में आना और प्राइवेट सेक्टर में आकर पहले किसी दूसरी फील्ड में और फिर शिक्षा की तरफ आना आपने 3 से 4 और उससे अधिक सोशल इंडस्ट्रीज भी देख लिया गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी देख लिया है सोसाइटी इंडस्ट्रीज भी देख लिया इनके बीच में एक यदि एजुकेशन को डिफाइन करना पड़े द डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू वाज इट आई वुड से एजुकेशन अगेन इज, अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज टुडे, द बिग वंस, द CEOs, most of them are probably from my generation, who had never seen computers when they were in school. And but today they are all heading those companies based on what they learned after they got into the job.
And I think that is very important for all of us to understand that education is not school, is not in school. Education is a journey throughout your life. जर्नी थ्रू आउट द लाइफ, यानी शिक्षा के बारे में जो हम लोग सिर्फ मोटिवेशन कोट्स के रूप में पढ़ते हैं कि आप सीखना जिंदगी के आखिरी पड़ाव, आखिरी क्षण तक करते हैं, वो सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट या थॉट नहीं है। इट मीन्स कि एजुकेशन स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। सर, हमारे देश के भीतर में अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी जिस तरह से एजुकेशन को एक विचारधारा के साथ या मानसिकता के साथ बना दिया गया है कि आप स्कूल नहीं गए हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इट मीन्स आप सोसाइटी में या सम्मान के लायक नहीं है। देयर इज नो रिस्पेक्ट इफ यू आर नॉट गो टू स्कूल। आपके हिसाब से एजुकेशन और रिस्पेक्ट, ये दो चीजें, क्या स्कूल गया हुआ व्यक्ति सही रूप में समाज को अच्छे से समझता है, या समाज को समझने के लिए शिक्षा के अतिरिक्त हमें अन्य चीजों को समझने की आवश्यकता है? कारण जब हम देखते हैं हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम के भीतर, हमारा टॉपिक है आज की स्कूली शिक्षा, हम स्कूली शिक्षा से ड्रॉप आउट लोगों को देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटीज तक गए हुए हैं, जिन्होंने डबल ट्रिपल पीएचडी की हैं, डबल ट्रिपल एमए हैं, एमएससीज हैं, वे लोग एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एंड द कंपनी ओनर्स मोस्ट ऑफ द स्कूल ड्रॉप आउट्स। क्या कहेंगे? जो दो पॉइंट में अलग अलग स्प्लिट करके बोलूंगा कि प्लीज सब। सबसे पहले कि स्कूल में जाना, स्कूल में हम लोग आईक्यू और ईक्यू, ये दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। करेक्ट। बट आई थिंक देर इज वन मोर एस्पेक्ट टू इट विच इज कॉल्ड एसक्यू, विच इज योर सोशल कोशिएंट। करेक्ट सर। मतलब आपका इंटरैक्शन। और ये हमने पिछले 2 साल में खासकर कोविड के समय हमने देखा कि स्कूल में पढ़ने के सिवा आपका इंटरैक्शन बंद हो गया। और ये हम सब ने एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड एज चिल्ड्रन, वी रियलाइज दैट बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, टीचर्स तभी भी सिखा रहे थे एज फार एज आपका कंटेंट था। लेकिन क्या हुआ है कि बच्चों का इंटरैक्शन, दोस्ती और झगड़ा जो भी होता है, वो एक्चुअली एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी लोगों के, आप कोई भी काम करोगे, आप अकेले तो कर नहीं सकोगे, आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। चाहे अगर आप ओनर ऑफ द बिजनेस हो, फिर भी यू कैन नॉट डिसाइड दैट आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। यू हैव टू टेक द पीपल अलॉन्ग विथ यू, एंड इसके लिए स्कूल का इंटरेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो जो आपने बोला कि स्कूल जाना जरूरी है या नहीं, मुझे लगता है स्कूल जाना बिल्कुल जरूरी है। आज की तारीख में अगर इंफॉर्मेशन के बारे में हम बोलें तो सब कुछ गूगल में अवेलेबल है। चाहे आपका बुक्स हो, चाहे आपके कंटेंट हो, चाहे आपके वीडियोस हो, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंस जो टीचर का है, आई थिंक वो नहीं चला गया। वो चाहे आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं या आपके टीचर्स इन्वॉल्व रहे हैं, और आपकी सोसाइटी, तो आपके दोस्तों के साथ जो आपको इंटरेक्शन है, उसमें आपके बहुत लर्निंग्स हैं। अभी जो आप बोल रहे थे ना कि काम कर रहे हैं, देर आर सम एम्प्लॉइज एंड सम हु आर एम्प्लॉयर्स, एंड जो एम्प्लॉयर हैं जनरली नीड नॉट बी द टॉपर्स इन द दिस ऑन इट, बट दे आर एबल टू टेक पीपल अलोंग। अब कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे देख रहे हैं बच्चे कोचिंग सेंटर में इन्वॉल्व हैं, और वो सिर्फ अपना क्या नीट, कैट, सैट जो भी है वो करने के चक्कर में रहते हैं, और उसमें सिर्फ अपने नाम, मार्क्स देखते हैं। बट उसमें क्या हो जाता है, दे मिस आउट द इंटरेक्शन विद पीपल। दे आर नॉट एबल टू हैंडल फेलियर। कई बच्चे, आई थिंक जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टू हैंडल फेलियर,
एंड जितना जल्दी आप फेलियर एक्सपीरियंस करोगे, उतने हम्म। जल्दी आप उतने मतलब आगे बढ़ोगे। और ये अभी तो कई जगह हमारे पास बातें हुई हैं कि स्कूल्स में काफी अनवांटेड, मतलब आई वुडंट से अनवांटेड, बट आई वुड से टॉक अबाउट suicides by among children and all those things is happening. It is happening only because they are unable to handle failure. अगर उनको किसी ने, उनके दोस्त ने कुछ बोल दिया, या किसी ने उनको क्या कहते हैं हर्ट कर दिया, तो वो इमीडिएटली वो उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। और वो बहुत बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है लाइफ का। कई लोग बोलते हैं कि वी डोंट से नो टू आवर चाइल्ड, बट जिंदगी में देर आर मोर नोज देन यस। आपको बहुत कम बार यस मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो ही होता है, एंड आपको उसके साथ चलना पड़ता है। और ये एजुकेशन में सीखना जरूरी है। तो मैं बिल्कुल। पर्सनली बोलता हूं, आई फील वी शुड नॉट वरी अबाउट द मार्क्स। यस, वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोफिशिएंसी रादर देन ऑन द मार्क्स ऑफ इट, कि आप कितने काबिल काबिल हो, ये नहीं कि आपके मार्क्स कितने हैं। सर, आपने जिस तरह से कहा कि मार्क्स मायने नहीं रखते, काबिलियत मायने रखती है। एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल के आप डायरेक्टर हैं और आपके डायरेक्शनशिप में स्कूल चल रही है, और अन्य जगहों पर भी आप एज अ मेंटर जुड़े हुए हैं, जाते हैं। आपकी नज़र में जब आप एक स्कूल के डायरेक्टरशिप को देखते हैं, तो वही भारतीय समाज है, वही भारतीय टीचर है, और वही भारतीय बच्चे और पेरेंट हैं। उन्हें हम कैसे समझा पाएंगे कि मार्क्स इज जस्ट पीनट्स, आप मार्क्स को उतना महत्व मत दीजिए, मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द काबिलियत। तो काबिलियत और मार्क्स के बीच में हम इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, क्या आज वो कंडीशन है कि हम उन्हें एक्सेप्ट करवा सकें कि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू जस्ट what we call, you have to just check the child how is capable to do the things, societal and other things, sir. जो आपने बोला, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी ओनर ऑफ स्कूल है, और किसी Hmm. भी प्रिंसिपल हो, सबके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कई बार टोटली डिफरेंट होता है। वो लोग किंडरगार्टन से लेकर Hmm. जब पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, उन वो ये नहीं पूछते हैं कि मेरे बच्चे ने कितना सीखा है। वो सिर्फ Hmm. देखते हैं कि मेरे बच्चे को मार्क्स कितने मिले हैं, और मेरे Correct. नेबर के बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। अब ये तो कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो मैं जहां भी बोलता हूँ, जिन जो भी पेरेंट्स आते हैं उनके साथ में डिस्कस करता हूँ, बट ये सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये हम लोगों को, आप जैसे लोग भी जो इस ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली बोलना पड़ेगा कि यह है। अभी हमारे तरफ से मैंने क्या डिफरेंस किया है कि जब मैं सेलेक्ट करता हूं टीचर्स को, तो मैं कभी उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही नहीं सेलेक्ट करता हूं, या उनके क्या कहते हैं मार्क्स के हिसाब से नहीं सेलेक्ट करता हूं। हाँ, सीबीएसई या आईजीसीएसई जो भी बोर्ड हम कर रहे हैं, उसमें वो लोगों का रिक्वायरमेंट है कि आपको पीएचडी होना चाहिए, या एमएससी होना चाहिए, या बीएड होना चाहिए, या जो भी है। लेकिन एज अ स्कूल, I do not go for the best qualified person. So when I select teachers, I would look at their ability to interact with children, Hmm. their ability to, I would say, uh, interact with the parents, save those points, tell them. अभी मैं एग्जांपल देता हूं कि जनरली पेरेंट टीचर मीटिंग होता है। Correct. अभी पेरेंट टीचर मीटिंग में हम देखते हैं कि दोनों, आई विल नॉट टेक इट अवे ओनली फ्रॉम पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स take it as a point to complain about what they did not like in the school. The teacher complains about हमारे आपके बच्चे में क्या कमियां हैं। तो एक ये दोनों एक कंप्लेंट सेशन फिर चलता है कि किसने ज्यादा कंप्लेंट किया है।
इससे अच्छा हम हमें जरूरी है कि हम दोनों साइड एक दूसरे को सुने। और इसके लिए हमने एस्पायर में हमने कई सारी चीजें की है, जिस जहाँ पे हमने टीचर्स का फीडबैक और पेरेंट्स का फीडबैक को मर्ज करने की जरूरत की है। एंड वो सक्सेसफुल रहा है। बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये मतलब वी हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बट वी आर स्टिल डूइंग इट। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि कई जूनियर क्लास के बच्चे, हम्म। किंडरगार्टन से फोर्थ फिफ्थ तक के, क्योंकि बच्चों के नंबर उस टाइम पे बहुत अच्छे आते हैं, और जूनियर क्लासेस में सबको 90% 95%, तो पेरेंट्स बड़े खुश आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टीचर तो कंप्लेन नहीं करेगी, और टीचर्स भी कंप्लेन नहीं करते। बट आप सीनियर क्लास में जाओगे, और खासकर नाइन्थ टेंथ, जब उनका फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उस टाइम पे हम पेरेंट्स को बुलाते रहते हैं, और पेरेंट्स आना नहीं चाहते, बिकॉज उनको पता है उनके बच्चे बच्चे ने परफॉर्मेंस किया नहीं है, या जो है तो वो आना नहीं चाहते। तो वो, आई थिंक द रिक्वायरमेंट इज नॉट इन द जूनियर क्लासेस, इज नॉट अबाउट देयर एकेडमिक्स। एट दैट टाइम द डिस्कशन शुड बी ऑन देयर बिहेवियर, कि आपका बच्चा दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के रहता है। अगर हम्म। आपने लंच के लिए कुछ भेजा है, बच्चे कैसे शेयर करते हैं, उसमें बहुत बहुत सारी चीजें आप उससे समझ सकते हो। बट वो एक, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जूनियर क्लासेस में टीचर को बच्चों के साथ बैठ के लंच देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि कैसे उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जो भी लाया है वो हो रहा है। ये चीजें बहुत जरूरी है। बाय द टाइम दे गेट टू द सीनियर स्कूल, दैट इज व्हेन यू नीड टू सी कि उनका प्रिपरेशन विथ रिगार्ड टू देयर स्किल्स क्या है क्या नहीं है। तो उस लेवल का ये अलग है। तो ये दोनों चीजें हमको देखनी चाहिए। और ये जिस दिन हमारे सोसाइटी में हम ये चेंज ला सकेंगे, तो हम लोग बहुत हमको बहुत बेनिफिट होगा उससे। जिस तरह से सर ने कहा कि बच्चों की उम्र के आधार पर हम उन्हें बांटते हैं, उनके साथ में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से हम कितना बच्चे ने सीखा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि उसने कितने अंक पाए। शिकायती टीचर और शिकायती पेरेंट दोनों उस बच्चे के दिमाग पर, जिसका कि विकास होना है, उस विकास में कितनी बाधा डालते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। और इसका उत्तर कौन देगा, ये उससे बड़ा सवाल है। कारण ये है कि बच्चा दोनों तरफ से सिर्फ अपने ऊपर शिकायतें देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एप्रिसिएशन दोनों की तरफ से नहीं आ रहा। भले ही उसने कोई एक छोटी सी चीज सीखी हो, द लैकिंग ऑफ द एप्रिसिएशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट। सर आप इसे कैसे देखते हैं कि लैकिंग ऑफ द एप्रिसिएशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज हमने छोटी सी छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा तक एप्रिसिएशन देना कहीं ना कहीं बहुत कंजूसी कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, एप्रिसिएशन मत दो, बच्चा चने के झाड़ पर चढ़ जाएगा, हवा में चढ़ जाएगा, आसमान में उड़ने लगेगा। हम बच्चे को छोटी सी चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करते। हो सकता है कि कल जिसे क्लास में सीधे घुसते हुए देखा, आज वो इजाजत लेकर आ रहा है। कल जो किसी को परेशान करता था, आज वो संभल गया है। चीजें छोटी छोटी सीखना बच्चा शुरू करता है, लेकिन उसकी इच्छा होगी कि उसे एप्रिसिएशन मिले, बजाय इसके कि कंप्लेनिंग। हम एप्रिसिएशन को एजुकेशन में कैसे देखते हैं सर? अभी ऐसा है कि इसमें कई कुछ चेंजेस जो अभी रिसेंटली आए हैं, कि हम लोग वन एंड टू द अदर एंड चले गए। एक तरफ हम लोग को मतलब हम बोलते हैं कि टीचर्स ने बच्चों को मारना नहीं चाहिए, या ये करना चाहिए। पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि नहीं, आप डोंट से नो टू योर चाइल्ड, या बट एक्चुअली देर इज a need for both. There is a हम्म। need to what's it called, correct your child for what mistake they have done, and also to appreciate. But and there has to be a mix of both of them. हम दोनों तरफ नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और खासकर इन न्यू आजकल के न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, कि एक ही बच्चा होता है, तो सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब पेरेंट्स का गुड बैड अगली जो भी है, उसी बच्चे के ऊपर रहता है। पुराने जमाने में कम से कम 3-4 बच्चे होते थे, या कम से कम 2 तो होते थे।
तो एक दूसरे के साथ तो कुछ चलता रहा था। आजकल तो ये न्यूक्लियर फैमिली में जो एक ही बच्चा है, तो he or she is the apple of the eye for the parent, and everything happens only on that, so they are not able to, जो previous point बोला था मैंने कि they are not able to handle failure or take no for an answer. अगर बोलें कि मुझे ये चाहिए तो वो मिलना चाहिए बस। एंड कई बार हम एज पेरेंट्स वी गो ओवरबोर्ड, हम उनके सारे कुछ क्या कहते हैं ख्वाहिशों के लिए हम हाँ बोल देते हैं, जो कि अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अब उनको हर एक चीज जो उनको चाहिए वो नहीं मिलेगी। सही रूप में देखें तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, चीजें बहुत ही अलग तरीके से रख रहे हैं, और आज यदि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट कर ले, विशेष रूप से द एजुकेशन सिस्टम, यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था इसे एक्सेप्ट कर ले, तो बहुत सारी चीजें देखने में बदलाव के रूप में आ सकती है। सर, हाल ही में 2022 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके अंदर अर्ली एजुकेशन से लेकर के मदर टंग, मातृभाषा को शामिल करना, उसके बाद में कोडिंग को शामिल करना, एज ग्रुप्स में बदलाव करना, बोर्ड के प्रेशर को कम करना, एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम के भीतर जाना, जैसे बहुत सारी चीजें नई बनाई गई है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2 साल हो गए हैं शुरू लगे हुए, लागू हुए, लेकिन आज भी क्या हम लोग उसे एक्सेप्ट करने, सबसे पहले तो आप एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसे कैसे देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सब। सबसे पहली बात है कि मुझे पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे के कंटेंट पे, जो हम्म। प्लान जो बनाया है इसमें मैं बहुत, मुझे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट है और ये दिस इज अ राइट स्टेप। प्लान बनाना बहुत अच्छा है, करेक्ट। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। And I think the biggest problem चैलेंज। or facing this is the fact that there is no implementation plan, and जो implement कर रहे हैं वो लोग, उनकी सोच अभी भी पुरानी ओल्ड जनरेशन की है। तो हमको उसको ओपनली देखना चाहिए। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्योंकि हुआ नहीं है इन द अभी तक कई जगह पे तो इम्प्लीमेंट ही हुआ नहीं है, कई जगह पे उसका प्लान ही कुछ नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा। बट मुझे लगता है कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें ऑप्शंस क्या है। जो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट है कि पहले क्या था, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो हम्म। आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और आपको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना पड़ता है, हम्म। और आप वो ऑप्शन कर भी नहीं कर सकते थे। आप साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट स्ट्रीम हो, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते थे। बट आज की तारीख में जब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है, यू कैन डू मैथमेटिक्स एंड यू कैन डू म्यूजिक, यू कैन डू व्हाट्स इट कॉल्ड फिजिक्स एंड यू कैन डू ड्रामेटिक्स, you can do economics along with art. So ये all these options जो पहले नहीं थी, हम्म। जो सो इफ यू विल लुक एट यूनिवर्सिटीज आउटसाइड, वहां पे तो वो ऑप्शन था, इट वाज नो मोर, यू कुड चूज द सब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डू दैट। बट हमारे यहाँ नहीं था। बट ये बहुत अच्छा शुरू हुआ है कि बच्चों के लिए ये ऑप्शन होगा। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि देर आर थ्री थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन बेसिक एजुकेशन। वी कॉल दैट द ब्रिलियंट बेसिक्स, जिसमें तीन चीजें पड़ती हैं। सबसे पहला आपका लैंग्वेज, क्योंकि हम्म। आपको कुछ भी करना है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू लर्न और टू व्हाट्स इट कॉल्ड communicate your ideas. So hence your language is very important. It is incidental which language it is, because now today with the technology, I think everything can be आप गूगल ट्रांसलेटर से जो भी बोलोगे वो दूसरे आदमी को समझ में आ जाएगा। So that is not an issue so long as you understand a language. Some of people think that you should learn in your mother tongue, but again mother tongue is a very subjective thing. अभी जैसे मुझे कोई बोलेगा कि मदर टंग, तो माई मदर टंग इज नॉट, इज सपोज टू बी मलयालम, बट मैं हम्म। कभी मलयालम में पढ़ा ही नहीं हूँ।
तो मेरे लिए my thinking is not in Malayalam. So if somebody will say, no, you are from Kerala and you should learn in Malayalam, then I think that's not right. The option should be given to the parent, and especially in a what you call global village that we are calling all of us in. Uh, तो हमको ये नहीं फोर्स करना चाहिए, नहीं अगर आप महाराष्ट्र के स्कूल में हैं आपको मराठी पढ़ना पड़ेगा. वो ऑप्शन पेरेंट या इसको छोड़ना चाहिए, उसको किस में समझ आता है. सो द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. The second point which is required is about science of how things around you work. Science is nothing about physics, chemistry, biology is all about आपके सामने क्या हो रहा है. आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, या कुछ आपकी कार चल रही है. Understanding that is what is science. And the third thing is mathematics. Mathematics is the calculations of how, and most importantly, how money is there or money can grow. So if these three subjects are taught on one, and these are again one over the other. जैसे जब तक आपने the what's it called ABCD नहीं सीखा तो आप sentences नहीं सीख सकते हैं. जब तक आप सेंटेंस नहीं सीखोगे तो आप प्रोज नहीं लिख सकोगे. पोएट्री, ड्रामा जो भी लिखना होगा, तो इट हैज टू ग्रो वन ओवर द अदर. The same thing is with science. Unless you understand the basic, you cannot move to complement to the next level of the what's it called scientific ideas whichever are there. And third thing with mathematics, अगर आपको 1 2 3 नहीं आता, आपको अगर क्या कहते हैं उसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कहते हैं एवरेज सीखोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल, मतलब एक भी वन ओवर द अदर इसको सीखना पड़ता है. तो ये तीनों चीजें आपको इंपॉर्टेंटली स्कूल में देयर शुड बी अ प्लान हाउ इट विल ग्रो फॉरवर्ड. whereas if it is about social studies or it is about history or it is about accountancy, ये सारे linked to one of these subjects है. तो you know of a lot of people who have probably done science but have gone on to do PhD in say English, but it cannot work the other way around. A PhD or MSc in MA in what's it called history probably will find it much more difficult to learn engineering क्योंकि उसका बेसिक नहीं रहा होगा. तो इसलिए जरूरी है कि ये जो लोकल एट स्कूल लेवल आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, or English, again I will not say it should be English, it can be any language. These three important are very important for you to grow. abhi sorry, no sir, please continue. So I feel since this option is given in the new education policy, if we are able to implement it, I think we will be able to get a lot more of change, because this has been there in the West. If you will look at US or UK or wherever it is on it, उसका good or bad हम बाद में देख सकते हैं, but at least this option is there available with the students. बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया कि नई शिक्षा नीति के भीतर में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन इनके सामने खड़ी चुनौतियां, द चैलेंजेस बहुत अधिक है. जिस तरह से 10+2 को बांटा गया है 5+3+3+4, इसके साथ में एज ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए हैं, इसके साथ में कोडिंग और जैसी अन्य चीजें ला दी गई है, और इस वक्त भारत एक नई दिशा में बात कर रहा है. और ऐसे में स्कूलों में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसके भीतर में अब बच्चे एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हैं. सर, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, हाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प in achieving the vision of 2047, because जब हम अगले 25 साल बाद की बात करते हैं तो इन 25 सालों के भीतर हमारा जो यंग जनरेशन है
वो बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम मोर ओवर हमारी सोसाइटिकल और अन्य चीजों पर पड़ेगा। तो ऐसे में 2047 का ड्रीम विजन सामने रखना और उसे पाने के लिए आगे बढ़ना, तो एजुकेशन पॉलिसी कैसे से हमारे लिए कैसे सहायता कर सकती है कि हम लोग 2047 के ड्रीम को पा सकें सर। सो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, this whole process, neither the prime minister nor the education minister can drive this policy. It will have to be driven by the teacher, and for that the हम्म। teacher has to be equipped for it. अगर हमारे टीचर्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अगर हम फिर पुराने सिस्टम में कि आपके उनके क्वालिफिकेशन पे पड़े रहेंगे, तो हम कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू चेंज। हम्म। आज की तारीख में टीचर क्या करती है? टीचर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताती है और हम्म। आपको करेक्ट करके मार्क्स देती है, जबकि टीचर का रोल है कि वो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें, उसके लिए तैयार करें। हम्म। द मोर क्वेश्चंस द चिल्ड्रन विल आस्क, the better their learning experience will be. And हम्म। for that, the teacher should be willing to accept the fact that the children actually at some stages उन बच्चों को आपसे ज्यादा पता होगा। और हम्म। आपको क्लास जब कंडक्ट करो, हम लोग सब स्कूल में पढ़े हुए, टीचर आके बोलते हैं हाँ ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ये चलता था। लेकिन आज की तारीख में टीचर को आके एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बच्चों के का जो डिस्कशन है उसको शुरू करना चाहिए। उसमें देर इज नो राइट और रॉन्ग इन इट। जैसे हम लोग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी हैव व्हाट वी कॉल अ ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म में क्या करते हैं हम? वी पुट अप अ टॉपिक एंड हम सबके इनपुट्स लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं अच्छा ये सारे इनपुट्स के हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये हमको स्कूल में टीचर्स को अलाउ शुरू करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे, जैसे द सीईओ ऑफ द कंपनी डजंट से दैट आई नो एवरीथिंग, ही सेज दैट ओके वी हैव दिस प्रॉब्लम, लेट अस ऑल पुट व्हाट वी हैव टू से अबाउट इट। अगर टीचर्स ये जो फैसिलिटेशन वाला रोल में आ जाएंगे, आज की तारीख में टीचर का काम है क्वेश्चन लिखना, उसको आंसर करना, करेक्ट करना, 100 on 100 या 80 on 80 और 90 on 90 देना। आई थिंक दैट इज मीनिंगलेस। हम्म। And for that we have to change, more than the children we have to change the teachers, and the teachers have to work towards it. So that process have to be, तो हम immediately बोलते हैं नहीं टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देंगे। मैं तो बोलता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम से ज्यादा आप इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स तो करो। हम्म। Why should you personally my thinking is, you don't have to do a B.Ed to teach, लेकिन the CBSE or the government education says कि no, unless you are a B.Ed you cannot teach. Why should a engineer not be allowed to teach? हम्म। बट ये ऑप्शन है नहीं, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कई, मतलब एज एज अ मैनेजमेंट कई बार हो सकता है कई जगह पे ये मिसयूज हो रहा हो कि आप किसी को भी क्लास में डालते हो ये, बट उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो कि आप क्लोज कर रहे हो ये ऑप्शन। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो हमारा जो पुराना इंटरनेशनल बोर्ड जो मैं स्कूल चला रहा था बैंगलोर में, वहाँ पे वो लोग कभी नहीं पूछते थे कि आपका बीएड टीचर है या नहीं है। they used to leave it to the school to decide who should teach. So I, being a non-B.Ed and a this one, I am being a management graduate, I used to teach business studies in grades 9, 10, 11, 12. And I think even today, I feel very happy that my children have gone on to the thing and they are still in touch. Sir, आपने जो experience examples दिए थे, वो हम अभी use कर रहे हैं। जबकि सीबीएसई विल नॉट अलाउ यू, दे से कि नहीं आप बीएड नहीं हो, आप नहीं पढ़ा सकते। तो ये आई थिंक ये तो एक चीज द हम्म। गवर्नमेंट शुड ओपन आउट दैट ऑप्शन। आज की तारीख में बोलते हैं नहीं आपका नीट स्कोर क्या है, आपका क्या है, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं आपके कितने बीएड टीचर्स हैं, कितने एमएड टीचर्स हैं। आई थिंक दैट इज शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। सो वी शुड ओपन अप दैट पर्टिकुलर एवेन्यू
and say, let anybody teach. करेक्ट। I remember during my earlier days of एंग्लो इंडियन इंग्लिश टीचर्स होते थे जिनका कोई जी। क्वालिफिकेशन नहीं था, वो 10th और 12th पास ही थे, बट दे वर ब्रिलियंट एंड टीचिंग इंग्लिश. So I think that is very important. They should have some kind of a course for teachers to how to conduct a class, lesson plan kaise banana. But you should not insist on the fact that their qualification has to be so and so. So long as they are able to interact with children and get them to understand the ideas. Because content to Google जिंदाबाद है ही है. So I think that is the biggest challenge of the new education policy is how will the teachers accept. And I think as the management we are also in the thing, how will we change the mindset of teachers, where they will say again, because I have seen this problem is that teachers also feel they are waiting कि एग्जाम में कैसे बच्चे के मार्क्स कम करें. हम्म। वो नहीं चाहते कि आपको, हाँ, आपका हैंड राइटिंग नहीं है ठीक तो इसके लिए 2 मार्क कम कर दिए, या आपने स्पेलिंग मिस्टेक. सो लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट दे मेंट, आई थिंक यू शुड अलाउ दैट आइडिया, एंड देन यू विल गेट बेटर फ्रेश आइडियाज फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल्सो. तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, कैसे हम टीचर्स का माइंडसेट चेंज करेंगे. अगर वो हो गया तो आपका क्लास का सेटअप चेंज हो जाएगा. अगर आपका क्लास का सेटअप चेंज हो जाएगा तो आपका एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एजुकेशन विल इटसेल्फ चेंज. बट एक चीज हम सबको समझना चाहिए कि अभी जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वी आर टीचिंग देम फॉर careers, or we are preparing them for careers with neither they nor we know what will be the careers 20 in 10 years from now. And this is an experience we have seen. We never knew कि मोबाइल फोन ऐसे, मतलब आपके हाथ में पहले तो पूरे क्या कहते हैं, कॉलोनी में 2 या 3 फोन होते थे और आपको ट्रंक कॉल या बुक करना पड़ता था और वेट करना पड़ता था. उसके बाद चेंज हो गया कि क्या कहते हैं, टीवी कुछ घरों में था तो हम लोग जब उनके घर पे जाके टीवी देखते थे. अभी तो सबके फोन में टीवी आ गया है. तो टेक्नोलॉजी और वे ऑफ लाइफ तो इतना चेंज हो रहा है कि हमको पता नहीं अगले 10-15 साल. वो बोल रहे हैं कि आपके बॉडी में चिप लग जाएगा और यू डोंट हैव टू कैरी द फोन, यू कैन से व्हाट यू वांट एंड इट विल गेट डन. So and it is quite possible that these are all these can happen beyond what we are talking. तो we should be ready to say that हमको पता नहीं क्या हो सकता है, बट एटलीस्ट ये जो ब्रिलियंट बेसिक्स हैं आपके, 2 by 2 to 2 plus 2 is 4 and 6 into 12 is whatever is there, ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा. तो अगर आपको ये बेसिक ब्रिलियंट बेसिक्स अगर समझ में आई है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द थिंग ऑन इट. करेक्ट सर। जिस तरह से आपने नई एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद में रोल ऑफ द टीचर, दरअसल मेरा अगला सवाल ये था लेकिन आपने उसका उत्तर अधिकांश तौर पर दे दिया है कि हमारे देश में, दरअसल हमारी सोसाइटी में किस तरह से टीचर्स के निर्माण के लिए, द मेकिंग ऑफ द टीचर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीचर, हम किस तरह से देख रहे हैं. आमतौर पर यह कहा जाता है या माना जाता है कि जो कुछ नहीं कर पाया वो टीचर बन जाता है. आपको कुछ भी नहीं मिला तो चलो आप टीचिंग कर लो. आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चलो एमए किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, काम करो, जाओ बीएड कर लो, घर बैठे भी डिग्रियां मिलती है और आप टीचर बन जाओ. यानी जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो समाज का भविष्य तय कर रहा है. जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो समाज को नई दिशा दे रहा है. कितनी विरोधाभास बात है कि हम ये चीज कैसे कह सकते हैं एक टीचर. लेकिन भारत के भीतर में सर जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह हमारी स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकारी और प्राइवेट के बीच में एक लड़ाई लगी हुई है. सरकारी तंत्र पर हम विश्वास नहीं करना चाहते और प्राइवेट में हम लुटने को तैयार है. तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम द वन फैक्टर एंड अदर थिंग, कि हम संख्या जो बढ़ रही है स्कूलों की, हर गली में, हर एरिया में आज की तारीख में जिसे देखो वही स्कूल खोल रहा है. प्री स्कूल हो गया, प्ले स्कूल से लेकर के फिर आप
5वीं 6वीं 10वीं तक हर कोई स्कूल इंडस्ट्री में आना चाहता है। ऐसे में क्या हम क्वालिटी एजुकेशन, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो दे पाएंगे, या हम केवल संख्या बढ़ा रहे हैं बट द क्वांटिटी के आगे क्वालिटी हमारी कम हो रही है सर? अभी स्कूल के बारे में जो आपने बोला कि हर जगह स्कूल खुल रहे हैं, इसके ये तो बिल्कुल सही बात है। सब लोग, क्योंकि सब लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते हैं। हम्म। अब स्कूल कई जगह पे आपको एडमिशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये इट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन। हम्म। बट आई थिंक मेरे शुरू में मैंने जो पॉइंट बोला है कि स्कूल और एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स today. हम्म। Without going, and if you will see, there are a lot of developed countries, there is something called open schooling. हम्म। In open school, the parent does, or the child doesn't go to school. There are children who are taught by their parents or by a group of children in their own house who are being who are learning those concepts which are there, and ultimately they only appear for the board examinations where they will get their next step or next degree from 10th to 12th to graduation या जो भी है. So that is an open society. But in India, as of now, that has not started. For two reasons, good, bad, ugly. हमको पता नहीं क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है. But ये हो सकता है. अभी हम्म। ये जो प्रीवियस पॉइंट जो मैंने बोला था, जहां मैंने बोला कि वी शुड नॉट वरी अबाउट हु इज रनिंग द स्कूल और हु इज व्हाट्स इट कॉल्ड टीचिंग इन द स्कूल. हम्म। We should worry about what is that school offering. Now, if you will look at corporates, हम्म। आप आज की तारीख में देखोगे, आपके जैसे लोग हैं, आप सब लोग ऑनलाइन कोर्सेस कर रहे हैं. और हम्म। क्यों कर रहे हैं? अपना क्या कहते हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए. करेक्ट। ठीक है. अब उसके लिए आप तो कोई स्कूल के लिए जा रहे हैं, मतलब कॉलेज नहीं जा रहे हैं आप. सो देर इज अ कंटेंट, यू आर गोइंग थ्रू इट एंड यू आर बीइंग, हाँ कि हाँ आपका ये प्रोफिशिएंसी लेवल बन गया है. ये तो एक्चुअली इवन स्कूलिंग कैन हैपन इन दैट पर्टिकुलर फैशन. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट. बट हमारा क्या हो गया है, हमारा गवर्नमेंट और डज नॉट वांट टू give up its authority on schools. So there are more restrictions. And again, like I said, this may have happened because of people misusing the authority. But because of that, आपने बंद भी कर दिया ना. मैं हम्म। अगर आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, वो बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहा होगा, वो हम्म। अपना काम छोड़ के स्कूल में तो पढ़ाएगा नहीं. तो आप ऑप्शन क्या कर सकते हो? यू कैन अलाउ दम टू रन अ क्लास इन द इवनिंग और ऑन वीकेंड्स. हम्म। So that, so what happens is, he or she, that passion of his of interacting with children and sharing ideas will be their option. आप स्कूल जा रहे हो, अलग जा रहे हो, वो अभी मतलब हमको पता है कि क्या कहते हैं, कोविड में हमको सबको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पता लग गया. So you can either go to the school. There are a lot of people who are running those kind of classes. There are हम्म। people who are not teaching any school but are running math classes and physics classes and biology classes online. And there are a lot of people who are what's it called, joining those classes also, which is a very good system. Now again, in the if you look at the NEP, like I said, you there are almost 25-30 subjects which can be हम्म। offered. Now which school can offer so many subjects? टीचर कहां से आएंगे और फीस को पैसे कौन देगा? तो क्या होगा कि हमको ऑप्शन देना चाहिए कि एज ए स्कूल यू विल ऑर्डर, प्रोबेबली यू मे हैव से 5 to 7 सब्जेक्ट्स विच यू विल टेल पेरेंट्स कि भाई इतना हम स्कूल में दे रहे हैं. अब ये जरूरी नहीं आपके बच्चे को शायद वो उसके सिवा कोई चाहिए होगा, तो वो ऑप्शन आप आउटसाइड करो. एंड एग्जामिनेशन के लिए वी विल एडजस्ट, वी बिल्कुल। विल अलाउ यू टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन इन द स्कूल. So if हम्म। there have to be 8 subjects which has to be done,
The child might do 6 subjects at school, too much study at home. The father may be qualified, the mother may be qualified, the uncle may be qualified, या online option उसके पास होगा, which will be his or her self study. But for its assessment, the school will conduct the exam, and this again is something which is being done in the if you look at the Cambridge or the international program, where they say that you can be a private candidate and you can appear for that subject. So this is an option where we only then will we be able to get good people involved into education. So then, if you look at US and the other places, आप इंजीनियरिंग के लिए या एम टेक वगैरह लिए जाओगे ना, तो वहां पे टीचर्स जनरली टीचर्स नहीं होते. They are people who are, प्रोफेशनल्स. हाँ, and there many a times the classes happen in the morning between 6 and 9 or in the evening between 6 and 9. They will come from their job and they will share their what's it called, work पे जो काम चल रहा है. Many of them are doing even their case studies in the colleges. So that is an option which is available. But हमारे यहाँ तो भाई प्रोफेसर है तो आपको पीएचडी, आपने नीट कवर किया, ये किया, वो किया, हम उसी में पढ़े हैं. और वो वो जो बोला ना, क्वालिटी ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी guys are not, they will not leave their job and come. And why should he has studied and he also, मतलब पापी पेट का सवाल है भाई, वो तो उसको तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो करेक्ट. छोड़ के यहाँ थोड़ी आएगा. So but you can open that option for them and say that, okay boss, you are running this, you study on your own, right? So this needs a lot of give and take from both the students, the organizations, that is the schools, colleges, and the government also. But हम लोग क्या है, हर जगह पे, whether it is the college or school or it is the government, nobody wants to give away their authority. अरे नहीं, हम कैसे, मतलब जिस स्टूडेंट का इसका अटेंडेंस नहीं है, इसका एग्जाम रोक दो, हम तो इसमें पड़े हुए हैं सिर्फ. We are only worried about those things. I think unless we leave things away, it will never, these changes will not happen. करेक्ट. सर, आपने जिस तरह से चीजों को बताया कि दुनिया के अन्य देशों में प्रोफेशनल्स उन्हें रियलिटी से वाकिफ करवाते हैं, उन्हें वो चीजें बताते हैं जो उनकी कल काम में आने वाली है. हमारे यहाँ पर शायद समय लगेगा इन चीजों को स्वीकार करने, एक्सेप्ट करने, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तय मानसिकता बन चुकी है, उसी विचारधारा के तहत हम काम करना चाहते हैं. तो आज की तारीख में प्राचीन गुरुकुल पद्धति से लेकर मॉडर्न एजुकेशन के बाद में मानव निर्माण या सिर्फ अर्थार्जन, एजुकेशन पॉलिसी, और कुल मिलाकर के उन कई मुद्दों पे हमने चर्चा की जिन मुद्दों को आम तौर पर चर्चा से दूर रखा जाता है या चर्चा लोग करने से बचते हैं. सर, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई पॉइंट जो आप जोड़ना चाहते हैं आज की चर्चा में? मेरा आखिरी सवाल है कि यदि आपको जोड़ना चाहें, जो छूट रहा हो लेकिन आपको लगता है कि ये चर्चा में आना जरूर चाहिए, मुझे अपनी तरफ से जरूर बताना चाहिए, सर स्वागत है. बस एक ही पॉइंट मैं बोलूंगा कि हम लोग सब नौकरी को ढूंढते हैं जहां से पैसा मिलता है. ये हम इस काम में नहीं जाते हैं जहां हमको मजा आता है. करेक्ट. तो अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ योर प्रोफेशन बिकम्स योर वोकेशन बिकम्स योर वेकेशन. क्या बात है. देन यू डोंट हैव टू गो ऑन अ वेकेशन. ग्रेट. सो दिस इज समथिंग विच इफ ऑल ऑफ अस कैन थिंक ऑफ. जैसे मैंने फौज छोड़ के मैं इसमें आ गया हूँ, मेरे को इसमें मजा आ रहा है, तो इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था. तो लाइक दैट, इफ ऑल ऑफ अस कैन लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें जिसमें मजा आ रहा है उसमें कर रहा हूँ, तो देन आई विल बी, वेदर यू आर इन टीचिंग और इट इज इन एनी प्रोफेशन, इफ यू आर इन दैट फील्ड, आई थिंक देन वी विल सी अ चेंज इन दी सोसाइटी. करेक्ट. सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जहां आपको मजा आए वहीं पर दिल लगाना चाहिए, काम अपने आप होता चला जाएगा. और जहां सजा की तरह काम करना पड़े वहां पर मजा आने का सवाल ही नहीं आता. सिर्फ करना है इसलिए करने से बेहतर है एंजॉय करते हुए करने का मजा.
और मजे के साथ में अपने आप में कामों का होना। आज की तारीख में इस पूरी चर्चा का ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो हर किसी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो आईटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर किसी भी प्रकार की फील्ड में हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद की जगह हो। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ चर्चा के लिए निकाला। आपने बहुत सारे मुद्दों पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। टीएनबी एडुटॉक जिसमें आज बात की हमने आज की स्कूली शिक्षा, उसमें क्या अवसर हैं, संभावनाएं और चुनौतियां। कैप्टन रिटायर्ड उन्नीकृष्णन जी हमारे साथ रहे, जो कि डायरेक्टर ऑफ स्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर से संलग्नित हैं, लेकिन हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े थे। फौज छोड़ करके स्कूल की शिक्षा में आना, स्कूली जीवन को एक बेहतर और बेहतरीन ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। एस्पायर इंटरनेशनल इंग्लिश एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल जो कि अब प्रायोगिक रूप से एक एक्सपेरिमेंटिव तरीके से लोगों को नया कुछ देने के लिए तैयार है। आपने यहाँ पर सर अपना कीमती समय हम सभी के साथ दिया, विचार साझा किए, अनुभव साझा किया। मैं द न्यू भारत की तरफ से आपका विशेष आभार मानता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत सर। मजा आया। थैंक यू वेरी मच। जी सर। और आगे भी हम चर्चाओं के लिए इसी तरह से आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे इस उम्मीद के साथ। जिन्होंने अभी देखा उनका, जो बाद में देखेंगे उनका बहुत आभार। राहुल खट्टे जी हमारे साथ जुड़े थे, राम कुमारी करनाकी जी हमारे साथ जुड़ी थी, और आप सभी ने टिप्पणियों के माध्यम से जिस तरह से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई, हम आपकी इस कार्यक्रम की उपस्थिति को नमन कर भविष्य में भी आपसे उम्मीद करते हैं आप इसी तरह जुड़े रहेंगे। ठीक शाम को 8 बजे मुलाकात होगी और बात करेंगे इस हफ्ते के 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर। चर्चा होगी उन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे एक विशेष पैनल के साथ। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।